राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग का और साथ में इंस्टॉलमेंट का भी काम करती है हॉस्पिटल्स में जो आईसीयूज होते हैं उनका। सो ये काइंड ऑफ यूनिक कंपनी है। इस आज के दिन में ये कंपनी खुद ही बता रही है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। सो ये कंपनी अब स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का कोशिश कर रही है, लगभग 29 करोड़ 23 लाख रुपए। और जो कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है, 29 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, और जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, 58 के साथ में। 58। सो ये कितने की वैल्यू है? 110 करोड़ रुपए 43 लाख रुपए। तो अभी थोड़े दिन पहले किसी भाई ने सवाल पूछा था कि मार्केट कैप किसी कंपनी का कैसे तय होता है। तो वो तय होता है कि कंपनी के पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पे आईपीओ के बाद में इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाने वाले हैं? 1 करोड़ 90 लाख 40 हजार शेयर्स। और बाद में शेयर प्राइस कितना चल रहा है। तो अभी जैसे इसका प्राइस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई नहीं है, तो इसका स्टॉक प्राइस अभी 58 कट ऑफ हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस हिसाब से स्टॉक जो मार्केट में प्राइस चलेगा आईपीओ में लिस्ट होने के बाद में, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आज के हिसाब से जो कंपनी का प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 110 करोड़ 43 लाख रुपए। ये नहीं होता कि प्रमोटर्स के पास में जो शेयर होल्डिंग होती है उसी के हिसाब से तय होता है मार्केट कैप। मार्केट कैप तय होता है प्रमोटर्स के पास में, पब्लिक के पास में, सभी के पास में जितने शेयर्स हैं टोटल, उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मार्केट कैप होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आईपीओ की अब देख लेते हैं, उसके बाद में हम कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकती है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे लिमिटेड रिव्यू के हिसाब से। 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 58 का कट ऑफ प्राइस सेट है, और आपको एक आईपीओ की एक लोट के साथ में फाइल लगाने के लिए 1,16,000 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी कंपनी की। आईपीओ के बाद में लगभग 72%। एक सेकंड चेक ही कर लेते हैं भाई, राइट, कहीं गलती ना हो जाए। ओके, एंड इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देते हैं इसके साथ में, ये पता चल गया। तो ये 73.5% मतलब 74% के आसपास में जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है उनके पास में आईपीओ के बाद में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग अभी भी रह जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो हमने जैसे कि चर्चा किया था कि आईसीयूज वगैरह जो नए हॉस्पिटल्स खुलते हैं या फिर जो पुराने हॉस्पिटल्स होते हैं उनको आईसीयू इंस्टॉलमेंट करवाना। तो ये कंपनी वही काम करती है कि किस तरीके से पूरा मॉड्यूलर टाइप का आईसीयू थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो किस तरीके से बनेगा, उसको पूरा इंस्टॉलेशन, कौन सी मशीन कहाँ लगेगी, उसका पूरा इंस्टॉलेशन करके कंपनी देती है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों, या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं छोटे मोटे, उनके अंदर में भी जिस तरीके से आपको अगर एक काइंड ऑफ ऑपरेशन टाइप ऑफ थिएटर छोटा मोटा बनवाना है तो वो पूरा इंस्टॉल करके कंपनी देती है। काइंड ऑफ मैंने भी पहली बार इस टाइप की कंपनी का नाम सुना है, और ये कंपनी बोल रही है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में भी नहीं है। सो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, हमारे प्रिडिक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी अब तक कमाई किस तरीके से कर रही है, तो 21 में 26 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया, फिर सीधे ही 200 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, और अभी 2023 के अंदर में 78 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया। 2024 का यहाँ पर कोई डेटा कंपनी ने दिया नहीं है। कंपनी ने खुद की आरएचपी में भी 2024 का डेटा अभी तक नहीं, शायद सिर्फ 2023 तक का ही डेटा दिया, जबकि जून 2024 आ चुका है। तो यहाँ पे कंपनी चाहती तो दे सकती थी 1 साल का और डेटा, या फिर 6 महीने का, या फिर 9 महीने का, दिसंबर 2023 तक का भी डेटा दे सकती थी। बट यहाँ पर कंपनी, आई थिंक कुछ तो झोल है यहाँ पर, तभी कंपनी अपना लेटेस्ट डेटा देने में कतरा रही है। चाहती तो दे सकती थी, बहुत आसान था। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का जो ये रीज़न है कि आईपीओ लेके क्यों आ रही है, तो मेन रीज़न, बेसिक रीज़न हर कंपनी का रहता है, टू मीट द वर्किंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ गया है और बढ़ने वाला भी है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे करंट एसेट्स जो है कंपनी के 55 करोड़ रुपए के हैं, और जो करंट लाइबिलिटी है वो 29 करोड़ की है। सो इस लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो करंट एसेट्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, राइट, और इन्वेंट्री के अंदर में पड़ा हुआ है, राइट। तो अब इन्वेंट्री बिकेगी तो काम होगा, और ट्रेड रिसीवेबल वाला पैसा जो है रिकवर होगा तो काम होगा। तो
वो जो पैसा लगने वाला है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, राइट। 16 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो अब वो रिकवर हो तो चुके, और ना चुके तो फिर यहाँ से पैसों की, आईपीओ के थ्रू पैसों की ज़रूरत है। सो देखा जाए तो वैसे कुछ खास ज़रूरत है भी नहीं, बट आईपीओ लेके आने के लिए कर रही है कंपनी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की कुछ आरएचपीज के भी बेसिस के ऊपर में कुछ अगर बात करते हैं, तो कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं, जो बिल्डिंग है या फिर जो ऑफिसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, वो मोस्ट ऑफ द लीज के ऊपर में यहाँ पर सिर्फ एक तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से कंपनी ने ये दो प्रॉपर्टी कंपनी ने खरीद रखी हैं, और वो भी किराए पे चढ़ा रखी हैं। कंपनी खुद काम में नहीं ले रही है इन प्रॉपर्टीज को, जो कंपनी की खुद की हैं वो किराए पे दे रखी हैं किसी दूसरी कंपनी को। और यहाँ पर ये कंपनी ने जीआईडीसी जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ के ऊपर में लीज पे ले रखा है गवर्नमेंट से, 99 ईयर्स की लीज के ऊपर में। ये जरूर कंपनी खुद के काम में ले रही है, फ्यूचर यूज में लेगी ऐसा कंपनी बोल रही है। ये लाइसेंस बेसिस के ऊपर में, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो प्रॉपर्टीज होती हैं यूजुअली लीज बेसिस के ऊपर में कंपनियां लेती हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो भी कंपनी काम में ले रही है, गेस्ट हाउस, ब्रांच, वेयर हाउस, सब किराए के ऊपर में है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो लोगो है वो रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत वहाँ पे इश्यू है नहीं। कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से आ रहा है, क्योंकि मोस्टली यूजुअली जो कंपनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है तो वहाँ पे सामान जो होता है वो कई बार हॉस्पिटल एक्वायर करके देता है, कई बार कंपनी खुद भी बेचती है, जो कि आईसीयू में या फिर थिएटर्स, ऑपरेशन थिएटर में जो सामान लगता है, मशीन्स हो गई, चीज़ें हो गई, बेड हो गया, राइट। तो वो सब चीज़ें पिछले साल तो कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यू सोर्स का एक बड़ा हिस्सा था, बट इस साल वो हिस्सा नहीं रह रहा है यहाँ पे। इस साल कंपनी की जो हाई वैल्यू मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो अच्छे खासे नहीं बिके हैं, जबकि प्रोजेक्ट्स भी कुछ ज़्यादा खास कंपनी को मिले नहीं है इस साल पिछले साल के मुकाबले। बट उससे पिछले साल के मुकाबले अगर इस एक साल को बीच में से स्किप कर दिया जाए तो फिर अच्छी खासी कंपनी की ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। बट अगर 2022 वाले अगर ईयर को इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे कंपनी ने रीज़न जो बताया है वो बताया कि हमारे जो टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि हम पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं हाथ में, वो प्रोजेक्ट ही हमें नहीं मिले हैं। अब यार नए कितने हॉस्पिटल खुलेंगे, राइट। तो अब काइंड ऑफ अगर हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं तो फिर ऐसी इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो मेरे तो फर्स्ट टाइम एक बार नज़र में आई हैं। बट इस टाइप की अगर कंपनियां फ्यूचर में रहने की उम्मीदें मुझे ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि जितने पुराने हॉस्पिटल होते जाएंगे उनको नए प्रोजेक्ट्स को रिनोवेशन करना पड़ेगा, नए थिएटर्स को रिनोवेट करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल्स की जो आज के दिन इंडिया के अंदर में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो टाइम के साथ में डॉक्टर्स की जो जैसे जैसे नया युग आ रहा है वैसे वैसे डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो क्लिनिक्स की बढ़ने की उम्मीदें हैं, हॉस्टल्स की भी बढ़ने की उम्मीदें हैं, और पुराने हॉस्टल्स का रेनोवेशन की भी उम्मीदें हैं। और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम फोकस कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल्स की अप्रोच जनता तक बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट भी हॉस्टल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनके नियर फ्यूचर में मुझे अच्छी चांदी बनते हुए दिख रही है। बट यहाँ पर इश्यूज अगेन एक है कि कंपनी जो काम कर रही है इसका ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। मतलब कंपनी काम तो कर दे रही है बट पैसा नहीं आ रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ये अगर पैसा रिकवर नहीं होता है तो फिर कंपनी को और प्रोजेक्ट जो फ्यूचर के होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए फिर लोन लेना पड़ता है, और लोन लेना पड़ता है तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पे इस साल एक तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी घट गए, दूसरा कंपनी ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनका पैसा अटका पड़ा है, और नए प्रोजेक्ट काम में लेने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है, और उस लोन पे लिए पैसे को चुकाने के लिए फिर कंपनी को आईपीओ लेके आना पड़ रहा है। ये कंप्लीट पूरा सिनेरियो है। तो कंपनी को ये चीज़ के ऊपर में तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि जो काम किया है वो पैसा तो टाइम पर निकाल ले कम से कम एटलीस्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा इश्यू है कंपनी के अंदर में, राइट। नेक्स्ट अगर एक बार देख लेते हैं पी और पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी कमाई के हिसाब से कर रही है। तो अभी तक जैसे हमने देखा था कि 110 करोड़ की कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है और कंपनी कमाई कर रही है 5 करोड़ 36 लाख की। तो यहाँ पे लगभग 20 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। आजकल की जो मार्केट की जो बढ़त चल रही है, स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से आसमान छू रहा है उस हिसाब से पी रेशियो 20 का बुरा नहीं है।
बट वैसे देखा जाए तो बुरा ही है। 20 का पी रेशियो मतलब 5% की कमाई, तो 5 6 7% की तो एफडी में ही कमाई मिल जाती है लोगों को, राइट। वैसे तो बुरा है, बट अगर मार्केट में जो बाकी कंपनियां कंपेरेटिवली देखा जाए तो बुरा भी नहीं है। दूसरी सिचुएशन अगर पीबी रेशियो का अगर देखा जाए तो कंपनी 30 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी उठा रही है, और 29 करोड़ के आसपास में, 19 करोड़ के आसपास में यहाँ पर, और तो 50 करोड़ टोटल कंपनी की वैल्यू हो जाएगी। तो 2.1 का पीबी रेशियो निकल के आता है। तो 2.1 का पीबी रेशियो भी बुरा नहीं है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी के बारे में, बट यहाँ पे दिक्कत अगेन यही है कि जो नेटवर्थ है इसके अंदर में वो ट्रेड रिसीवेबल वाला पैसा इंक्लूडेड है। तो अब वो अगर रिकवर नहीं होता है फ्यूचर में, कहीं भी दिक्कत आ जाती है, तो फिर ये नेटवर्थ की यू नो थोड़ी सी खराब हालत हो सकती है। तो ये थोड़े से रिस्क, कंपनी का थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर में पैसा रिकवर ना होने वाला रिस्क है। बाकी कंपनी ठीक ठाक कमाई कर रही है, और अभी रिसेंटली फ्यूचर में अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर इस वाले पार्ट को हम हटा दें तो फिर कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी खासी है, और फ्यूचर में रहने की भी उम्मीदें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्यूलेशन, हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि रह सकती है, उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या हॉस्टल्स प्राइवेट हॉस्टल्स के रह रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसलिए कंपनी की फ्यूचर में डिमांड और रेवेन्यू बढ़ सकता है। उस हिसाब से इसे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि बढ़ सकती है। बट इस पे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसी को कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही, तो वो एक रिस्क भी है। बाकी अपना कोई भी डिसीजन ले वो सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले और रिसर्च करके ले। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।